ओके, तो सो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, तो जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ से अगर हमसे पूछा जाए कि क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, बच्चों यहाँ पे गिवन है फिजिको केमिकल प्रोसेस। व्हाई वी कॉल दिस फिजिको केमिकल प्रोसेस? फिजिको मीन्स द फिजिकल फैक्टर लाइट. Using the light, we are converting it into glucose. Glucose is a chemical. Okay, so light energy is changed into the chemical energy. That's why we are calling it as the physicochemical process. Okay, by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound. We know that this is the glucose. अगली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दो रीजन है भाई। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ फोटोसिंथेसिस ही है। ओके, और साथ में ये रेस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेटिक मशीनरी और कैसे सारी चीजें चेंज होती हैं इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा फोटोसिंथेसिस फिजिको-केमिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, रेडॉक्स है, एंडोथर्मिक है और इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन भी है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट डू वी नो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो रॉ आपसे पूछा जाए रॉ मटेरियल तो CO2 हो गया, H2O हो गया। ओके, इसके अलावा आप लाइट हो गए, पिगमेंट हो गया, ग्रीन लीफ हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं कि क्लोरोफिल, लाइट, CO2 ये सब जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। ओके, अब ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया कि भाई कैसे। तो एक वेजिटेटेड लीफ लिया गया और एक लीफ जो पार्शियली कवर्ड था ब्लैक पेपर से, जो एक्सपोज था कुछ पोर्शन लाइट से। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई जो वेजिटेटेड लीफ है उसमें हमें क्या दिखा कि केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये हमने कंक्लूड किया भाई फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और भी एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, जो केवेज सोक्ड कॉटन था वहां पे देखा गया पार्ट ऑफ लीफ को इनक्लोज किया गया टेस्ट ट्यूब में, जहां पे केवेज सोक्ड कॉटन था जो कि अब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। अदर को एक्सपोज किया गया एयर में, इस सेटअप को रखा गया लाइट में कुछ देर के लिए। ओके, तो देखा गया जो एक्सपोज पार्ट है लीफ का उसमें पॉजिटिव है स्टार्च के लिए और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें निगेटिव है। तो इससे क्या पता चला, CO2 रिक्वायर है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो ये सारे कुछ एक्सपेरिमेंट है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई किसने बताया CO2 इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब हम लोग आते हैं कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट जो है जो क्लियर होने चाहिए। आपको ईयर वगैरह नहीं याद रखना है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको आना चाहिए। ओके, जोसेफ प्रिस्टले, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया गया इनके द्वारा। अब प्रिस्टले ने क्या बोला भाई, डिस्कवर किया ऑक्सीजन का। इन्होंने बताया इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इतना एनफ है आपको। बाकी इनका हाइपोथेसिस क्या था, इन्होंने बोला प्लांट रीस्टोर करता है एयर को, व्हाट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। इतना ही चाहिए आपको। बाकी सिमिलर सेटअप जो प्रिस्टले ने यूज किया था उसी को जॉन इंजन हाउस ने यूज किया। एक बार इसको लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा। इन्होंने देखा कि भाई इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल बन रहे हैं ग्रीन पार्ट्स, व्हाइल इन डार्क दे डिडोंट। बाद में इन्होंने इस बबल को बोला ऑक्सीजन को। तो इससे इन्होंने बताया कि इट इज ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो अगर एग्जाम में सनलाइट, ओके, एयर, वाटर बबल इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट आए तो आप समझना कि ये जॉन इंजन हाउस के बारे में ही बात की जा रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो आपको एक नाम याद रखना है, जूलियस वॉन सैक। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है भाई, एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। ओके, बाकी ये ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। बाद में स्टडी किया गया भाई ये ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, जिसको अभी के टाइम में हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, ये स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड है। ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, बस इतना है ग्लूकोज जो है ग्रीन पार्ट्स है जहां पे बनता है और ग्लूकोज यूजुअली स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो TW एंजलमैन का, इन्होंने प्रिज्म का यूज किया। ओके, सो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछे तो आप एंजलमैन को याद करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर काम किया, तो ग्रीन एल्गा, जिसका नाम क्या था, क्लेडोफोरा। बाकी इसके अलावा एक बहुत फेमस नाम आता है बच्चों, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने स्टडी किया पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जहाँ पे हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। अब बोला ग्रीन प्लांट्स के अंदर H2O हाइड्रोजन डोनर है तो ये ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में।
कुछ ऑर्गेनिज्म है जो रिलीज नहीं करते हैं ऑक्सीजन, तो जब H2S आ जाता है हाइड्रोजन डोनर पे, चाहे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो वहां पे सल्फर और सल्फेट बनता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे, नॉट O2। ओके, इन्होंने क्या इन्फर किया, ये लाइन डायरेक्ट पूछा जाएगा, O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2, दैट इज एनफ। बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे, रूबेन हासेद कामिन ने, जिन्होंने रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक करके टेक्निक से इसको फाइनली प्रूव कर दिया। तो आपको क्या क्या यहाँ से ध्यान रखना है बच्चों, आपको नाम याद रखना है, जूलियस वॉन्सेक ग्लूकोज से रिलेटेड, TW एंजलमैन फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, ओके, कॉर्नेलियस वॉन नील माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, सल्फर सल्फेट, ये सारी चीजें। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो ऑक्सीजन है वो H2O से आता है, CO2 से नहीं आता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं ग्रीन लीफ में होता है। अब ग्रीन लीफ में भी कहाँ पे, तो आपसे पूछा जाए भाई ग्रीन लीफ के पास ऐसा क्या होता है, भाई मेसोफिल सेल आप याद रख सकते हैं। मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब बोला है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है अलाइन होता है फ्लैट सर्फेसेस पैरेलल टू द वॉल, और कब परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है लाइट पे। जब हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट होता है तो ये परपेंडिकुलर अरेंज होता है, जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट होता है, और पैरेलल जब हमारे पास डीम लाइट होता है तब। ओके, तो बस इतना ध्यान रखें। बाकी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी देख चुके हैं। बाकी लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको क्लियर है ऑलरेडी। अब हम लोग देखते हैं लाइट रिएक्शन, ये सब चीजों को शुरू करने से पहले कितने पिगमेंट है जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो देखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आपको याद रखना है क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, बाकी ये सब एसेसरी पिगमेंट है। ओके, इनका कलर अभी आप याद रख सकते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, जेंथोफिल येलो, और कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब पिगमेंट आपको पता होना चाहिए। बाकी इस पूरे पैराग्राफ से, इससे आपको ये क्लियर करना है, इस डायग्राम से आप देखेंगे कि भाई ये है ब्लू रीजन, ये है रेड रीजन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखेंगे ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी ज्यादा है, क्लोरोफिल ए कम है। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही रेड रीजन में क्लोरोफिल ए ज्यादा है, ब्लू कम है। तो आपको बस इतना क्लियर करना है भाई, ये दो जगह है ब्लू और रेड रीजन जहां पे फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा हो रहा है। कौन कौन सा रीजन, ब्लू और रेड रीजन में। फिर देखा गया कि भाई क्या इनमें फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल दिखा ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है। बाद में क्या किया गया, इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को एक साथ देखा गया, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो क्लोजली रिजेंबल कर रहा था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। तो इससे क्या कंक्लूजन आया, कि भाई क्लोरोफिल ए जो है चीफ पिगमेंट है एसोसिएटेड फोटोसिंथेसिस से। ओके, बोला गया कि क्या आप देख सकते हैं कहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्लोरोफिल ए के द्वारा, तो ये काफी क्लियर है, हमने अभी अभी इसको देखा। अब यहाँ पे आपको जो चीजें ध्यान रखनी है भाई, वो बस इतना ध्यान रखना है कि भाई एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों, एक्शन स्पेक्ट्रम वो रफली रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। अभी बोला है कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, बाकी जगह भी हो रहा है लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है। और क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स जो कि एसेसरी पिगमेंट भी है। तो ये सारी चीजें बोली गई है। अब हम लोग लाइट रिएक्शन शुरू करने से पहले कुछ और स्पेशल बातें आपको डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। एक तो बच्चों पूछा जाता है कि भाई आप बता दीजिए कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है बच्चों PAR, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के रेंज में होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए PAR। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फोटो सिस्टम। ये लाइट रिएक्शन ये सारी चीजें शुरू करने से पहले इसमें फोटो सिस्टम भी आएगा। तो फोटो सिस्टम में हमारे पास बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसमें पिगमेंट आता है। ओके, फोटो सिस्टम में पिगमेंट आता है, प्राइमरी एक्सेप्टर आता है, एंजाइम आते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लाइट रिएक्शन है इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज से भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट जैसे कि ATP और NADPH। आपको ये क्लियर होना चाहिए, ATP और NADPH। अब बोला पिगमेंट जो है तो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल सिस्टम है।
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम PS1 PS2। अब ये बोला गया कि नेमिंग किया गया सीक्वेंस ऑफ दियर डिस्कवरी नॉट इन द फंक्शन। जो पहले डिस्कवर हुआ उसको 1, जो बाद में डिस्कवर उसको 2, लेकिन जब फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो PS2 पहले काम करता है। ओके, अब LHC से मेड अप हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, ये ध्यान रखना है। हर फोटो सिस्टम के पास सारे पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाता है, जिसको एंटीना बोलते हैं। अब ये जो पिगमेंट है ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब बोला है जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये बनाता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो है वो डिफरेंट है दोनों फोटो सिस्टम में, आप बस इतना याद रखें। PS1 में क्या बच्चों, तो P700, PS2 में क्या है, तो P680, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शुरू करने में आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर ये दिखाया गया है, दिस इज द जेड स्कीम, जिसको हम लोग नॉन साइक्लिक भी बोलते हैं। तो नॉन साइक्लिक के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, नॉन साइक्लिक के अंदर आप बस इतना याद रखें कि भाई शुरुआत कहाँ से होगा, PS2 से शुरू होगा, खत्म कहाँ पे होगा, PS1 से शुरू होगा। ओके, PS1 पे खत्म होगा। तो जैसे देखिए आपको दिखाता हूँ, नॉन साइक्लिक NCERT में गिवन नहीं है, यही सेम चीज रिपीट होंगी आगे भी, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है इसका पीक है 680 नैनोमीटर। अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जो प्राइमरी एक्सेप्टर है बच्चों, ये आपसे पूछा जाता है PS2 का, वो है फियोफाइटिन। फिर जाता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को जाता है। फिर किसको जाएगा, साइटोक्रोम B6F को जाएगा। सेम चीज आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसमें भी हमें मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बता देता हूँ NCERT का। जैसे कि देखिए ये जितना भी रखा गया है ये किस बेसिस पे रखा गया है, तो ये जेड स्कीम बनता है तब जब सारे कैरियर प्लेस होते हैं सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ओके, अब ये अप हिल डाउन हिल ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भाई 2H2O है तो 4H प्लस बन रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक H2O होगा तो कितना बनेगा H प्लस, 2H प्लस, कितना ऑक्सीजन बनेगा, आधा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब बोला गया साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, तो आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे स्पेशल पॉइंट। व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट PS2 देन PS1, अ प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ऑकर, जो अभी अभी हमने देखा। अब बोला गया बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये आपको क्लियर रखना है। अब बोला गया है कि भाई जब केवल और केवल PS1 फंक्शनल होता है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है फोटो सिस्टम में, और ये बोलते हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एग्जाम में भी पूछता है, while the membrane or lamella of grana have both PS1 and PS2, okay, the stroma lamella membrane lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme। तो ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, बाकी इसके अलावा आपको मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा साइक्लिक और नॉन PS1 PS2 का, जो कि पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए PS1 पूछे, PS2 पूछे। ओके, PS1 में आपको ध्यान रखना है ये कहाँ मिलता है, तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनुल थाइलाकॉइड, नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनुल थाइलाकॉइड एज वेल एज एस्ट्रोमा लैमली। और PS2 केवल एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनुल थाइलाकॉइड पे मिलता है। ओके, इसका रिएक्शन सेंटर दोनों का डिफरेंस, कौन है जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है वो है PS1, कौन है जो केवल ओनली नॉन साइक्लिक पार्टिसिपेट करता है बच्चों, तो वो है PS2। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपसे पूछा जाएगा। तो सीधे हम लोग आते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए नॉन साइक्लिक के अंदर अभी अभी हमने बात किया PS1 भी काम करता है, PS2 भी काम करता है। ओके, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछा जाता है बच्चों, तो ये है फियोफाइटिन, किसके अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर। ओके, ऐसे ही आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक, तो फेरेडॉक्सिन। ओके, ये आप याद रखेंगे। और बाकी NADP रिड्यूस हो जाता है NADPH2 में, ये होता है नॉन साइक्लिक में, NADP रिड्यूस नहीं होता है, ये होता है साइक्लिक में। और इसके बाद से आपसे असर्शन रीजन पूछा जा सकता है, पॉसिबल लोकेशन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज एस्ट्रोमा लैमली, दिस इज द असर्शन। द रीजन विल बी एस्ट्रोमा लैमली लैक्स व्हाट, वाटर स्प्लिटिंग एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम।
अब सीधे आते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पे, सीधे इस डायग्राम पे आते हैं जिसमें नॉन साइक्लिक साइक्लिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ये रहा बच्चों PS2, दिस इज द PS2। इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, किसको जाएगा, तो PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चों फियोफाइटिन। ओके, फिर ये जाता है फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, H+ कैरियर भी है। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, बाहर से स्ट्रोमा से H+ तो ले लेता है और इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है। तो ये रहा प्लास्टोक्विनोन, H+ आयन को अंदर दे दिया और फिर इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया। अब इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, साइटोक्रोम B6F को। फिर प्लास्टोसाइनिन, बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, सारे के सारे बाहर की तरफ है, ये है अंदर की तरफ। ओके, तो ये है अंदर की तरफ। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एनसीईआरटी में, splitting of water molecule inner side of the membrane. Okay, water accumulate within the lumen of thylakoid। तो यहाँ पे देखेंगे वाटर स्प्लिटिंग से H+ आयन एक्यूमुलेट हो रहा है और हमें करना क्या है, ग्रेडियंट बनाना है। तो ल्यूमेन के अंदर H+ आयन एक तो वाटर स्प्लिटिंग से आ रहा है, एक प्लास्टोक्विनोन लेके आ रहा है। एस्ट्रोमा के अंदर प्लास्टोक्विनोन वाटर H+ आयन को खींच रहा है, तो H+ आयन एस्ट्रोमा में कम होते जा रहे हैं, और दूसरा NADP प्लस H+ आयन को ले रहा है, NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी कम कर रहा है। अब PS1 पहले इलेक्ट्रॉन देता है फेरेडॉक्सिन को, फिर फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज आता है जो कि NADP को रिड्यूस कर देता है। तो इस वजह से इधर H+ आयन कम हो जाते हैं। तो हमारे पास काफी आसानी से ग्रेडियंट बन चुके हैं। ल्यूमेन में H+ आयन ज्यादा हो चुका है। अगर ल्यूमेन में H+ आयन ज्यादा है तो pH क्या होगा, pH होता है माइनस ऑफ लॉग H+। अगर H+ आयन ज्यादा है तो pH कम हो, अगर H+ आयन माइनस ऑफ लॉग H+ होता है। तो अगर H+ आयन हम लोग ल्यूमेन के अंदर देखेंगे, ल्यूमेन के अंदर H+ आयन बढ़ते जा रहा है, तो बहुत ऑब्वियस है कि pH हमारा जो है ल्यूमेन के अंदर वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये pH हमारे पास कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे ही हमारे पास और 2 पॉइंट याद रखना है, क्या कैसे हम लोग ल्यूमेन के अंदर H+ आयन बढ़ा सकते हैं, कैसे घटता है। बाकी इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करता है, कैसे कैसे मूव करता है, ये सारे पॉइंट कौन कैसे किसके पास जा रहा है, तो आपको याद रखना है फियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर ये देता है बच्चों PS1 को, PS1 के पास फेरेडॉक्सिन, फिर फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। बस इतना चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आपको एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वो ये है कि केमियोस्मोसिस को क्या क्या चाहिए। तो इसको चाहिए मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेज चाहिए। बाकी ये CF0 CF1 क्यों लिखा हुआ है, तो भाई ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर चीजें हो रही हैं इसलिए। अब यहाँ पे ग्रेडियंट बनने की वजह से ये मूव करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे CF1 और CF0 पार्टिकल, दिस वन इज द CF0, दिस इज द CF1। यहाँ पे ADP सिंथेज होता है, ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना देंगे, ATP का फॉर्मेशन कर देंगे। तो बस इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। आपको सोचना है, ये सोचना है कि भाई क्या वो तरीका है जिससे कि हम लोग H+ आयन को स्ट्रोमा में कम कर सकते हैं। ल्यूमेन के अंदर H+ आयन बढ़ने का 2 रीजन आपको सोचना है। ऐसे आप सोचेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएंगे। अब चैप्टर में कुछ नहीं है भाई, अब आपको बस यही देखना है ATP NADPH कहाँ यूज हो रहा है, तो वो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है। यहाँ पे पूरी कहानी दी गई है, आपसे मैकेनिज्म बस पूछा जाएगा। तो ये है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो है, इसको लेके काफी ज्यादा चर्चा चल रहा था। कभी लगता था कि भाई ये 5 कार्बन का है, सॉरी कभी लगता था कि ये CO2 है और 3 कार्बन का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं तो ये 2 कार्बन का होगा, ऐसे लेके बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था। लेकिन ये निकल के आया कितने कार्बन का, 5 कार्बन का कीटोज शुगर जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो अगर ये 5 कार्बन का हो गया और 1 कार्बन का, टोटल 6, तो ये हमें कितना मोल बनाना होगा, 2 मोल बनाना होगा। यही केल्विन साइकिल में हमें समझने का कोशिश करना है। तो देखते हैं बच्चों, C3 पाथवे और केल्विन साइकिल को समझने का कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है उससे तो चीजें क्लियर होंगी नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा हेल्प लेना होगा रेस्पिरेशन में जो हमने पढ़ा था। ओके, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने ब्रेक किया था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया था, फ्रुक्टोज 1 6 20 फॉस्फेट बनाया था। ओके, फिर हमारे पास PGAL आया था, DHAP आया था, ये सारी चीजें हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन स्टेप पे जाते हैं। तो CO2 किससे जुड़ता है, RUBP से जुड़ता है। ये कार्बोक्सिलेशन हमने कर दिया। अब हम लोग 3 PGA बना चुके हैं। ओके, PGL से क्या बनाते हैं,
1,3 20 पीजीए, फिर 3 पीजीए, फिर 2 पीजीए, ऐसे चलते रहती है। अब 3 पीजीए हमने जो बनाया ये कितने कार्बन का है बच्चों? 3 कार्बन का। कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा। ये कितने कार्बन का? 5 कार्बन। ये रहा 1 कार्बन का। ओके, ये रहा कार्बोक्सिलेशन स्टेप। अब इसका अपोजिट हमें चलना है क्योंकि ग्लूकोज बनाना है ना, तो 3 पीजीए से हम लोग चले जाएंगे बच्चों कहाँ पे? 1,3 20 पीजीए में। ओके, ये भी 2 मोल बना देंगे क्योंकि ये भी 3 कार्बन का है। 1,3 20 पीजीए से हम लोग बनाएंगे बच्चों पीजीएल। अब हो गया काम खत्म। पीजीएल कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ये भी 3 कार्बन का। अब यहाँ पे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग पावर किसके पास? NADPH के पास। अब इस NADPH को हाइड्रोजन दे देंगे हम लोग तो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ भी कितनी बार ऐसा होगा तो ये आप देखेंगे, ये 2 मोल का है और ये भी 2 मोल का हमें बनाना होगा, तो ये भी कितना बनेगा? 2 मोल का बनेगा। अब देखिए 1,3 20 पीजी है, यहाँ पे पीजीएल है। मतलब क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक फॉस्फेट है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे 1 है, तो ये एटीपी भी हमारे पास आएगा। ये भी कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम लोग को इतना क्लियर हो चुका है कि भाई सेकंड स्टेप में 2 NADPH2 और 2 ATP लग रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्टेप में सब कुछ 2-2, ATP भी 2 लग रहा है, NADPH2 भी 2 लग रहा है। अब ये कितने कार्बन का है? ये है 6 कार्बन। हमारे पास 2 मोल जोड़ लें तो हम लोग। अब हमें क्या चाहिए? रीजनरेशन चाहिए RUBP का, अगर साइकिल को चलाना है अनइंटरप्टेड तो ये हमारे पास 5 कार्बन का हम लोग लेके रीजनरेट कराएंगे, 1 कार्बन बच जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग 6 टर्न चलाएंगे तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए पीजीएल, यहाँ पे 2 फॉस्फेट, तो फिर यहाँ पे एटीपी भी रिक्वायर होगा। तो टोटल हमारे पास जो एटीपी लग रहा है बच्चों, 3 एटीपी लग रहा है और 2 NADPH2 लग रहा है। कितने में? पर CO2 मॉलिक्यूल। अगर ग्लूकोज के बारे में बात करें तो उसमें 6 कार्बन होता है, तो 18 एटीपी और 12 NADPH2 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटीपी इन 1 केल्विन साइकिल, तो रिडक्शन में आपसे स्टेप पे पूछा जाए 2, रीजनरेशन में लग रहा है 1, तो टोटल एटीपी लग जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ NADPH2 इन रिडक्शन तो 2, तो 1 केल्विन साइकिल में 2 लग रहा है, तो 6 टर्न चलाएंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे आपको चीजों को सोचना है। और आपको ये पता है रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, प्रोटीन है, कहाँ पे? धरती पे। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्या है, तो रिडक्शन देखो बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH2 पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। ओके, और साइकिल को अगर अनइंटरप्टेड कंटिन्यू करना है तो रीजनरेशन स्टेप क्रूशियल है। इस स्टेप को 1 एटीपी चाहिए। और क्या बचा? कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो स्टेबल मोस्ट क्रूशियल है अगर CO2 को यूटिलाइज करना है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एटीपी के लिए, जहां पे CO2 यूटिलाइज होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP के लिए। ओके, तो ये सिंपल सिंपल कहानी था जो हमें क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल भी आप याद रख लें, व्हीट राइस, क्योंकि टेबल में आगे पूछा जाता है। तो ये हमारे पास इन आउट समझ आ चुका है। अब C4 में आते हैं। C4 के अंदर हम लोग जो सबसे स्पेशल बात ये है बच्चों, वो हम लोग सीधे आते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ओके, और C4 के अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर है, तो बच्चों सबसे पहले तो क्रेन्स एनाटॉमी याद रखना है। ओके, इसके बाद से हमारे पास आता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मियोफिल सेल में कैसा है, ओके, बंडल सीट सेल में कैसा है। तो आपको बता रहा हूं, बंडल सीट के लिए BAS याद रखें। क्या याद रखेंगे? बंडल सीट सेल के लिए BAS। बंडल सीट सेल ए ग्रेनल होता है। कैसा होता है बच्चों? ए ग्रेनल होता है। ओके, तो बंडल सीट सेल में आप ये याद रखेंगे, ए ग्रेनल होता है बंडल सीट सेल। अब मेसोफिल सेल कैसा हो जाएगा? ग्रेनल। मतलब यहाँ ग्रेना है, यानी कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन नहीं होगा, तो यहीं पे चलेगा बच्चों क्या? केल्विन साइकिल चलेगा। मैं आपको कुछ फीचर बता रहा हूँ बंडल सीट और इससे, तो फीचर विथ रेस्पेक्ट टू बंडल सीट जरूर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थिक वॉल, ओके, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेस और केल्विन साइकिल यहाँ पे चलता है। ओके, बाकी इसके अलावा केल्विन साइकिल चल रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे रूबिस्को मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या एब्सेंट होगा? पेप्केज एब्सेंट होगा। और यहाँ पे केल्विन साइकिल चल रहा है तो 18 एटीपी और 12 NADPH2 बनेगा ही बनेगा एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए। सिंपल। बाकी अगर मेसोफिल सेल के बारे में बात करें तो आप क्या याद रखना है? मेसोफिल सेल के लिए मैसेज। क्या याद रखेंगे? मैसेज। मतलब यह है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो इधर कैसा हो जाएगा बच्चों? इधर हो जाएगा लार्ज। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा हो जाएगा? लार्ज। यहाँ पे हो गया स्मॉल और कैसा होगा? ग्रेनल होगा। ओके, और यहाँ पे क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर CO2। और बहुत सिंपल है भाई, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन का आता है, पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में OAA 4 कार्बन का बना देता है। अब यहाँ पे पेप्केज है, रूबिस्को एब्सेंट होगा,
और यहाँ पे 2 एटीपी लगता है पर कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, तो कितना हो जाएगा 6 सॉरी, अगर 6 कार्बन है ग्लूकोज में तो कितना बन जाएगा हमारे पास, अगर 2 एटीपी पर कार्बन लग रहा है और 6 कार्बन है तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा एटीपी, एंड 12 एंड 18 तो टोटल 30 एटीपी एंड 12 NADPH2 बन जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, एक बार आप आंख बंद करके सारी चीजों को फिर से सुने। देखिए C4 प्लांट में आपको स्पेशल फीचर याद रखना है बच्चों, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब ब्रेथ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बोलता है भाई क्रेंज एनाटॉमी है, इसमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल सेल है और बंडल सीड सेल है। बंडल सीड सेल कैसा होता है, एग्रेनल होता है। ओके, और बाकी इसमें बोला गया है बंडल सीड सेल का फीचर, तो थीक वाल, बंडल सीड सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, थीक वाल है, इम्परवियस है गैसियस एक्सचेंज के लिए, नो इंटरसेलुलर स्पेस है। ओके, और ये मेज और सोरगम 2 एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, बाकी इसके प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और ये मेसोफिल सेल में मिलता है, पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेज बोलते हैं। अब मेसोफिल सेल के पास क्या नहीं मिलेगा, रूबिस्को एंजाइम नहीं मिलेगा। ओके, और OAA इज फॉर्म्ड इन वेयर, मेसोफिल सेल। बाकी ये ट्रांसपोर्ट होगा, वहां जाएगा, ब्रेकडाउन होगा। और एक स्पेशल पॉइंट, यहाँ पे हमेशा कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कभी भी इधर फोटो रेस्पिरेशन होने का चांस नहीं है। कहाँ पे, तो फोटो रेस्पिरेशन होने का चांस नहीं है, किधर, C4 प्लांट्स के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट हमने क्लियर किया। अब आते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। देखो ऐसा होता है, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। ओके, अब उसमें क्या होता है, जो रूबिस्को जो है, रूबिस्को का डुअल नेचर, ये क्या करता है, जब ये देखता है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, ओके, तो कुछ C3 प्लांट के अंदर कुछ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, किससे, रूबिस्को से, तो CO2 फिक्सेशन घट जाता है। अब RuBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बाइंड्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डबली वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे शुगर नहीं बनता है, एटीपी भी नहीं बनता है, और ये CO2 का भी लॉस होता है, और एटीपी भी खर्चा हो जा रहा है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH, और बाकी इसका बायोलॉजिकल फंक्शन भी अभी तक पता नहीं चल पाया। तो बस इतना सोचो भाई, ये जो रूबिस्को है ये बहुत खतरनाक है। इसका होता तो है ग्रेटर एफिनिटी CO2 के लिए तब जब दोनों बराबर हो, लेकिन जैसे ही CO2 से ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन का रिलेटिव कंसेंट्रेशन, तो ये CO2 को छोड़ के ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। जब जाता है तो इसको नुकसान भी होता है, क्योंकि पूरा का पूरा वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है, 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और वो भी यहाँ पे शुगर का भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, एटीपी भी नहीं बना, और बेकार में एक एटीपी यूज करके एक कार्बन का भी लॉस हो गया, इसीलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है। ओके, अब C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये मैकेनिज्म है जो इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइट। ये अभी अभी हमने देखा, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, अब आते हैं इस टेबल को। ये टेबल हमारे लिए नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, C3 में तो मेसोफिल, C4 में पूछेगा केल्विन साइकिल कहाँ होगा, तो बंडल सीट। ऐसे आपको सोचना है। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन ऑकर, तो दोनों में भाई हमारे पास मेसोफिल ही हो जाएगा। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, तो हमारे पास तो एक ही है, C3 में 1, और यहाँ पे 2 है, बंडल सीट और मेसोफिल। व्हाट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट के अंदर वो 5 कार्बन का RuBP, और यहाँ पे पेप हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में यहाँ पे कितने कार्बन है, 5, यहाँ पे कितने हैं, 3। व्हाट इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बच्चों 3 कार्बन का बनता है PGA, और यहाँ पे बनता है OAA। ओके, तो ये पॉइंट आपको आना चाहिए। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट में कार्बन यहाँ पे 3 है बच्चों, यहाँ पे 4 है। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, यहाँ पे पूछ रहा है क्या जो प्लांट होते हैं उसके पास रूबिस्को होगा, तो बिल्कुल यस। डज द प्लांट हैव पेपकेज, तो C3 में तो नहीं है, C4 में है। विच प्लांट हैव रूबिस्को, विच सेल्स इन द प्लांट हैव रूबिस्को, तो इधर मेसोफिल उधर बंडल सीड। CO2 फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन, तो जैसे ही लाइट का कंडीशन बढ़ते जाता है कम होते जाता है। आगे बोला है कि इनिशियली जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद से
एक टाइम के बाद घट जाएगा, तो ये पॉइंट हमें क्लियर रखना है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन ऑकर एट लो लाइट इंटेंसिटी, तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो कंडीशन है बच्चों वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो जो फोटो रेस्पिरेशन का कंडीशन है वो हमें ध्यान रखना है, हाई लाइट होना चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए, और लाइट के साथ साथ हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेचर ऑफ रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेशन होना चाहिए, ऑक्सीजनेज होना चाहिए। ओके, तो ये फोटो रेस्पिरेशन का कंडीशन, और लो CO2 होना चाहिए। तो हाई O2, लो CO2, हाई लाइट इंटेंसिटी, रूबिस्को का नेचर, ऑक्सीजनेज। तो अगर हाँ ये हो गया, लो लाइट इंटेंसिटी पे तो नहीं होगा, नेग्लेजिबल हम लोग बोल सकते हैं। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट हाई लाइट इंटेंसिटी, यस, लेकिन कहाँ पे, C3 में, C4 में ऐसा नहीं होगा। ओके, लो CO2 कंसंट्रेशन पे फोटो रेस्पिरेशन, वेदर photo respiration would be present at low CO2 concentration, yes, in C3 but not in C4. Okay, whether photo respiration present at high CO2 concentration, नहीं हो पाएगा photo respiration high CO2 concentration में, और टेम्परेचर ऑप्टिमम 30, 40, 20, 25। ओके, और एग्जाम्पल जो हमने अभी बात किया व्हीट राइस और मेज sorghum। अब आते हैं चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको पहली बात तो याद रखना है, जब मोर देन वन फैक्टर किसी फैक्टर केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं तो वो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नियरेस्ट होता है उसके मिनिमल वैल्यू के। ओके, तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर याद रखना है। बाकी इसके अलावा लाइट का रिलेशन, तो लाइट का रिलेशन आप याद रखेंगे, लीनियर रिलेशनशिप होता है। हायर लाइट इंटेंसिटी रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, और सेचुरेशन पॉइंट याद रखेंगे D10%। ओके, बाकी इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको याद रखना है इतने तक 0.05% तक CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो CO2 फिक्सेशन रेट में इंक्रीज होगा, इसके बाहर ये डैमेज करेगा लॉन्गर पीरियड्स तक। और C3 C4 प्लांट अलग अलग तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं। ये सेचुरेशन पॉइंट C4 के लिए 360, C3 के लिए 450, ये आप ध्यान रखें। बाकी CO2 कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, ये यूज किया जाता है कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स जैसे टोमेटो, बेल पेपर के लिए, तो आप याद रख सकते हैं। टेम्परेचर C4 प्लांट रिस्पॉन्ड करता है हायर टेम्परेचर, C3 प्लांट लोअर टेम्परेचर मिनिमम होता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो जो वहां पे 30, 40, 20, 25 दिया था, 20, 25 किसके लिए हो जाएगा, C3 के लिए। ओके, और बाकी वाटर के लिए, तो वाटर के लिए बोला है कि वह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन के अंदर। ओके, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, जैसे बोला वाटर स्ट्रेस एस्टोमेटा को क्लोज कर देता है जिससे CO2 नहीं मिलेगा। ओके, और वाटर स्ट्रेस ऑल्सो लीफ को बिल्ड कर देता है जिससे कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो भी था फोटोसिंथेसिस से जो चैप्टर लगता है हमें काफी टफ लेकिन बहुत आसान है, आपको चैप्टर को थोड़ा सा डिवाइड कर लेना होगा। ओके, कि कैसे कैसे चैप्टर को मतलब हमें स्टडी करना है। बस सीधे आप सीधे आए चैप्टर में एक्सपेरिमेंट को देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन का एक एक दो दो की पॉइंट याद रखें। फिर आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 उनके लोकेशन, उनके डिफरेंस, साइक्लिक नॉन साइक्लिक के डिफरेंस, फिर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कहाँ पे H+ आयन को कम रखना है, कहाँ पे ज्यादा रखना है, फिर कहाँ पे ATP NADPH यूज हो रहा है उसके लिए C3 साइकिल, C4 साइकिल, और फिर आप फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ लें, और लास्ट में फैक्टर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। सो हमने कोशिश किया सारी चीज़ों को फिनिश करने का, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। नीट एग्जाम से पहले आप इस लेक्चर को जरूर देखें, आप जहाँ भी है ईयरफोन लगाएं, चीज़ों को समझें, सीखें। सो होप दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।